भारत को रशिया की तरफ से नए वीवीआर मिसाइल को सप्लाई करना शुरू किया जा चुका है। बातचीत के बाद चाइनीज आर्मी गलवान वैली से पीछे हट तो रहा है, लेकिन डिफेंस जानकारों का कहना है कि शायद चाइना अभी भारत को बातचीत में उलझाए रखकर डेप्सांग के पास एक और फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो दौलत बेग ओल्डी के ऊपर कब्जा कर सके। पाकिस्तान को अभी एफएटीएफ के द्वारा फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का ही फैसला किया गया है और नेपाल में अभी बहुत ही जल्दी केपी ओली की सरकार गिरने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो कल शाम को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बताया था कि अंबाला एयरबेस में अभी एक रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया था। अब यह अपडेट तब एक ओपन सोर्स ऐप की मदद से लिया गया था, तो ये एयरक्राफ्ट वहां पर क्यों आया था और क्या लेके आया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज इसी के ऊपर कुछ डिफेंस आर्टिकल सामने आई है जिसके मुताबिक रशिया की तरफ से अभी भारत को नए एयरवेयर मिसाइल और स्पेयर पार्ट की सप्लाई करना शुरू किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दो अलग अलग तरह की वीवीआर मिसाइल को खरीदने का निर्णय लिया गया था, जिसमें R-77 का एक अपडेटेड वर्जन होने वाली थी जिसका नाम RVV-SD है और इसका मैक्सिमम रेंज लगभग 110 किलोमीटर तक है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के पास जो R-77 मिसाइल था वो R-77 की AE वर्जन था और इनकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर तक था। इसके अलावा अभी R-27 मिसाइल की ER-1 और ET-1 नाम की दो वर्जन को खरीदा गया है जिनकी रेंज 120 से 130 किलोमीटर तक है। अब इन दोनों में फर्क इतना है कि ET-1 वेरिएंट जो है वो एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जबकि ER-1 एक सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल है। इसके साथ R-73 की लेटेस्ट वर्जन को भी खरीदा गया है जिसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है। तो अभी कुल मिलाकर 1100 के आसपास मिसाइल खरीदे गए हैं, जिनमें 300 के करीब RVV-MD, 400 RVV-SD और 300 R-27 मिसाइल को खरीदा गया है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अभी अस्त्र मिसाइल और IWER को भी इंडक्ट करने का प्लान कर रही है, जो कि हमारे SU-30MK और तेजस में इंटीग्रेट किए जाएंगे। अगला अपडेट गलवान वैली को लेके है। गलवान वैली में भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच हुई झड़प के बाद अभी दोनों ही तरफ से बातचीत किया जा रहा था और अभी दोनों ही तरफ से करीब 900 मीटर पीछे हटने का फैसला किया गया है, यानी कि भारत भी 900 मीटर पीछे जाएगा और चाइना भी 900 मीटर पीछे जाएगा। अब अगर प्राकृतिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक संकरा इलाका है जहां पर भारत अभी जिस पोजीशन में है ये ऊंचाई पर मौजूद है, यानी कि अगर चाइना दोबारा पीछे जाके फिर से आगे आने की कोशिश करता है तो हमारे पास उनको रोकने के लिए बेहतर पोजीशन होने वाली है। लेकिन चाइना वाले भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं और वो अभी पीछे हट तो रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में अभी वो एक नया बेस बना रहे हैं और वहां पर सड़कें भी बनाया जा रहा है और सड़कें भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बड़ी सड़कें बना रहे हैं जहां पर बड़ी गाड़ियों को लाया जा सके, चाहे वो उसमें राशन लाए या हथियार लाए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब चाइना को ये पता लग चुका है कि गलवान वैली में भारत के पास जो पोजीशन है वो बेहतर है और यहाँ पर वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वो लोग भी चाइना वाले हैं, चमगादड़ खा के बड़े हुए हैं, तो अभी वो लोग एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर एक नई फ्रंट को खोला जा सके और ऐसी जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो लोग ऊंचाई पर मौजूद रहें। और अभी स्पेशली दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर में चाइना की तरफ से नई फ्रंट खोलने की तैयारी किया जा रहा है। इसकी एक और कारण यह भी हो सकता है कि दौलत बेग ओल्डी वो एयर स्ट्रिप है जिसकी वजह से बॉर्डर में तैनात हमारे जवानों के लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी लॉजिस्टिक सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा सकता है। अब अपनी तीसरी अपडेट भी इसी के ऊपर है और अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि चाइना अभी शायद डेप्सांग इलाके में एक और फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। डेप्सांग की बात करें तो ये दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप से काफी करीब है और स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि डेप्सांग के पास अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके डेप्सांग प्लेन में एक वाई जंक्शन के पास कब्जा करके रखा गया है और जहां पर अभी चाइना का पोजीशन है ये दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब यहाँ पर भी बहुत सारा दिक्कत है क्योंकि आर्मी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है कि डेप्सांग इलाके में पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से कोई घुसपैठ किया गया है। जो भी क्लेम अभी तक किया जा रहा है वो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कुछ सैटेलाइट इमेज को बेस करके किया गया है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से भी उस एरिया में हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पोजीशन वहां पर कमजोर है। पर अगर ये सैटेलाइट इमेज जिसको इंडियन एक्सप्रेस दिखा रही है सही है तो चाइना वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके 18 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं और फिर भी चाइना की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो उससे 5 किलोमीटर आगे पड़ता है
और डिफेंस एनालिस्ट का ये कहना है कि चाइना की तरफ से एक तरफ तो बात किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ा जा रहा है। और अभी शायद वो पेट्रोल पॉइंट 10 से लेकर 13 तक को बॉटलनेक यानी कि मैप में दिखाए गए रास्ते के जरिए जोड़ना चाहते हैं, जिसके बाद वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बहुत ही आसानी से इंडियन साइड में शिफ्ट कर पाएंगे और बाद में दौलत बेग ओल्डी के ऊपर कब्जा कर सके या फिर भारत की मूवमेंट को वहां पे कम कर सके। लेकिन फिर भी ये जो 18 किलोमीटर यहाँ पर बताया गया है, इसको लेके मुझे डाउट है और उम्मीद है कि कल तक इसके बारे में कुछ काउंटर आर्टिकल जरूर सामने आएंगे। अगला अपडेट नेपाल की तरफ से। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा नेपाल और भारत के बीच संपर्क थोड़े खराब हो गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रहे हैं जिसका नाम केपी ओली है और बदकिस्मती से ये नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है। सबसे पहले तो लिपुलेख इलाके को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था और उसके बाद बॉर्डर में इंडियंस के ऊपर फायर करना और बिहार के बॉर्डर के पास इंडियंस को काम करने से रोकने की वजह से नेपाल और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गए थे। इससे एक बात साफ हो गया था कि नेपाल की सरकार अभी चाइना के इशारों के ऊपर नाच रही है और चाइना के बहकावे में आके ये लोग इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि इनको नहीं पता लगा कि चाइना अभी उनकी जमीन को हड़पने लगा था। कुछ का मानना है कि ये नेपाल की सरकार की जानकारी के बिना हुआ है, जबकि कुछ का मानना है कि केपी ओली ने चाइना को नेपाल के कुछ हिस्सों को दे दिया है। अब भारत के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या नेपाल ने अपने कुछ इलाके को चाइना को दे दिया है। लेकिन इसी बीच नेपाल के अंदर ही अंदर केपी ओली के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और पहले तो अपोजिशन पार्टी की तरफ से और अभी नेपाल की रूलिंग पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि केपी ओली को वहां पर रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन केपी ओली ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला हूं और अभी नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है लगभग 2 हिस्सों में टूटने वाली है, क्योंकि नेपाल की रूलिंग पार्टी के लीडर पुष्पक कुमार धमाल ने अभी पार्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की धमकी दी है और उनका कहना यह कि केपी ओली को पीएम बनाना उनकी पार्टी का सबसे बड़ी गलती थी। और अभी देखने वाली बात तो यह कि क्या केपी ओली रिजाइन करते हैं या फिर नेपाल की रूलिंग पार्टी को 2 हिस्सों में बंटना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, इसमें एक बात तो साफ है कि केपी ओली का पद यहाँ पर जाने वाला है, क्योंकि अभी उनको उन्हीं के पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान को अभी एफएटीएफ की तरफ से वापस ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। पीटीआई में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक एफएटीएफ की तरफ से किए गए छानबीन के दौरान ये पाया गया था कि पाकिस्तान अभी भी अपने देश के अंदर ही चल रहे सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर रहा है और एफएटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भी सुअरों को लगातार दाना दिया जा रहा है और जब तक वो इसको बंद नहीं करते हैं तब तक उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना मुश्किल है। और वैसे भी ग्रे कलर और सुअरों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। वैसे ये ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में आने चाहिए, लेकिन एफएटीएफ में कुछ चमगादड़ खाने वाले जीव भी मौजूद है जिनको सुअरों को काफी प्यार है। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी पाकिस्तान को आतंकवादी एक्टिविटीज को रोकने के लिए कहा गया है और इसको लेके कंप्लीट लेटर को इशू किया गया है, जिसके मुताबिक 2019 में उन्होंने कुछ हद तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया था, लेकिन दोबारा से सुअरों की प्रोडक्शन अभी वहां पर चालू हो चुकी है। अभी फिर से ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को वही सब फाइनेंशियल लॉसेस आगे भी होने वाली है और फ्यूचर में आईएमएफ, एडीबी या फिर वर्ल्ड बैंक से भीख लेने में इनको काफी दिक्कत होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अभी भारत लगभग 2 फ्रंट की लड़ाई के सिचुएशन में फंसा हुआ है, जहां पर एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और ये दोनों हमेशा से ही भारत के ऊपर मिलकर हमला करने की फिराक ढूंढते रहते हैं। ऐसे में गुजरात की सरकार की तरफ से अभी एक बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है। वेडनेसडे को गुजरात की सरकार की तरफ से करीब 1400 स्क्वायर मीटर के एक लैंड को एलोकेट किया गया है, जहां पर एक नई रडार स्टेशन को इंस्टॉल किया जाएगा और ये वेस्टर्न साइड में होने वाली कोई भी एरियल एक्टिविटी को डिटेक्ट कर पाएगा और ये हमारी एयरफोर्स स्टेशन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को बेहतर करने में काफी मदद करने वाली है। जामनगर की बात करें तो उस एरिया में हमारे काफी सारे रिफाइनरीज मौजूद है और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम जिंदगी के अलावा जंग के दौरान भी फ्यूल काफी मायने रखते हैं। जामनगर की जो एयरवेस है वो पाकिस्तान के काफी करीब है और ये वेस्टर्न कमांड की सबसे बड़ा एयरवेस है। इसके अलावा यहाँ पर नेवी और आर्मी के भी बेसेस मौजूद है और वेस्टर्न फ्रंट में होने वाली कोई भी लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दिला सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।